इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम की तरफ से सबसे पहले जो बजौड़ के अंदर दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें अभी पता नहीं चल रहा लेकिन 40 शहादतें हो चुकी हैं और कहते हैं 50 लोग इस वक्त बुरी तरह उस धमाके से वो ज़ख्मी हैं। तो मैं सारी कौम की तरफ से इनके घर वालों के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, इनके बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए जो शहीद हुए हैं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, सब्र दे इस मुश्किल वक्त से गुज़रने का, और सारी कौम आपके साथ है। इसके साथ मैं अपनी गवर्नमेंट को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो बड़ा आसान है, सिंपल है। पैगाम ये है कि जब सारी आपकी रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका सिर्फ एक ही मकसद हो कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, उसको किसी ना किसी तरह ख़त्म किया जाए, हर किस्म के उनके ऊपर केसेस किए जाएं, उनको जेलों में डाला जाए, उनके घरों के ऊपर हमले किए जाएं, उनके लिए उनके रिश्तेदारों का पता चलवाओ, उनकी बिजनेसेस बंद करो और किसी ना किसी तरह इनको ख़त्म करो। जब एक हुकूमत का सारी तवज्जो इधर आ जाती है तो वो कैसे, जो नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, वो कैसे इसका मुकाबला करेगी। देखिए, हमें एक अल्लाह ने सुनहरी मौका दिया था जब अफ़गान गवर्नमेंट गिरी और जो नई हुकूमत तालिबान की आई, तो हमारे पास एक सुनहरी मौका था कि हम इस दहशतगर्दी के ऊपर पूरी तरह काबू पा जाए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्या था कि जी, गनी हुकूमत के दौरान 3 डिफरेंट दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान में वारदात करते थे। एक था दाइश या आईसिल, दूसरी टीटीपी, और तीसरा था जो बलोच के लिबरेशन BLA। तो हम उनसे बड़ी कोशिश करते थे लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करते थे। तो तालिबान जब गवर्नमेंट आई तो याद रखें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिनके सबसे बेहतरीन ताल्लुकात थे तालिबान से, क्योंकि पाकिस्तान ने दुआ की, टॉक्स करवाई, अमेरिकनों को इनके साथ बैठाया, तो सबसे करीब तो हम थे। तो असूलन तो हमें सीधी तौर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, और ये जो ट्रांजिशन थी जिसमें वो हमारी मदद करने के लिए तैयार थे कि जो TTP को यहाँ सेटल करना था उसमें हम पूरी तरह तवज्जो देते, उनका बंदोबस्त करते कि जब वो यहाँ आना था उस मसले को वहाँ हल करते, और अफगान गवर्नमेंट पूरी तैयार थी मदद करने के लिए। लेकिन तवज्जो वहाँ से हट गई, गवर्नमेंट जैसी हमारी गई वहाँ से तवज्जो हट गई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम देखते आ रहे हैं कि ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। 636 एक साल में पख्तूनख्वा में सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़या हुए, जिसमें पख्तूनख्वा की पुलिस को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा, और उसके अलावा बलूचिस्तान में, और वो जो कैंटोनमेंट पे जोब में अटैक हुआ। तो मेरी फिर से दरख्वास्त है कि ये मसला और बढ़ता जाएगा अगर अभी पूरी तरह तवज्जो ना दी और अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक करें। ये जो तहरीक इंसाफ है, ये मुल्क दुश्मन नहीं है। जो मुल्क की जो अवाम, जिस 70%, 75% अवाम जिस जमात के साथ खड़ी है, वो मुल्क से ना गद्दारी कर सकती है ना उसकी दुश्मन है। तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो दे के, और यहाँ नज़रअंदाज करना कि जो मसला बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा जुल्म मुल्क से नहीं हो सकता। आगे माशी तौर पे हमारे हालात उधर पहुँच गए हैं जिधर आम आदमी, तनख्वाहदार तबका, उसका जीना मुश्किल है। बिजली का बिल, जो आज बिजली का बिल दे रहा है, वो सवाल तो ये पूछेगा ना कि साल पहले जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 16 रुपए यूनिट था, तो आज 50 रुपए यूनिट कैसे पहुंच गया? कौन सा इतना बड़ा अजाब आया है कि वो बैग जो 55-60 रुपए किलो था आटे का,
وہ پہنچ گئے 150 روپے کلو پہ. جو چاول ہیں وہ تقریباً دگنے ہو گئے چاول کی قیمت. تو ہر چیز جو یہ مہنگی ہوئی ہے, روپیہ تیزی سے گر گیا. تو پوچھیں گے تو صحیح کہ لوگ کہ ایک تو حکومت بدل کے یہ عذاب آ گیا, اور اس کے بعد جو دہشت گردی ختم ہو گئی تھی, بالکل نیچے چلی گئی تھی, وہ پھر سے بڑھنی شروع ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ کسی کو یہی نہیں پتا کہ اب ملک جا کدھر رہا ہے. نہ کوئی قانون ہے, نہ ملک کی کوئی آئین کی کسی کو پرواہ ہے. عدالتوں کے اوپر علیحدہ پریشر ڈالا ہوا ہے. صرف اور صرف ایک چیز سامنے ہے, کس طرح ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کیا جائے. اور کون ختم کرنا چاہتے ہیں؟ 30 سال سے یہ حکومت کر رہے ہیں ملک کے اوپر. 30 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے ہیں. ایک دوسرے کو جو کہتے تھے کرپٹ ہیں, چور ہیں, منی لانڈرز ہیں, دونوں کو کہتے تھے ایک دوسرے کو. ایک دوسرے کے خلاف کیسز بنائے, کیسز ثابت بھی ہوئے, ملک سے باہر بھی بھاگ جاتے تھے. اور وہ آج اکٹھے مل کے کوششیں کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ چڑھ کے کیسے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ختم کریں. اور اس کے اندر ہمارا ملک تیزی سے نیچے جا رہا ہے, مایوسی بڑھتی جا رہی ہے. جب 12 لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے جائیں, یہ پیسے سے زیادہ, یہ جو ہمارا ڈالر باہر نکلا ہے, کیونکہ یہ اپنے ڈالرز بھی لے کے گئے ہوں گے نا, تو جو ڈالرز باہر جا رہے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے, لیکن جو برین ڈرین ہوئی ہے, جو آپ کے وہ لوگ جو کہ سب سے زیادہ معاشرے کی اٹھانے میں ان کا ہاتھ ہوتا ہے, پروفیشنلز کا, وہ جب ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, بزنس مین وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, جو آپ کے ڈاکٹرز ہیں ہاسپٹلز میں, جو اسپیشلٹیز کے اندر جو ڈاکٹرز ہیں, جو اسپیشلسٹ ہیں, جب وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو مجھے بتائیں ملک کا کیا مستقبل ہے. اور وہ اسی لیے ہے کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ملک جا کدھر رہا ہے, کہ ایک پارٹی کو ختم کرتے کرتے سارے ملک کے ادارے تباہ کر دیے. کسی ادارے کے اوپر لوگوں کو اس وقت اعتماد نہیں ہے. FIA کو تو لگایا ہوا ہے کہ جی کسی نہ کسی طرح پکڑو عمران خان کو اور یہ PTI کی لیڈرشپ کو, کسی طرح سائفر میں پکڑ لو. یہ نہیں پتا کہ سائفر جتنی سائفر میں بات ہوتی ہے تو ساری انگلیاں ان کے اوپر آتی ہیں. یہ جو آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ساری انگلی ان کے اوپر اٹھتی ہے. اور اب تو نون لیگ کے ڈیفنس منسٹر نے بھی کہہ دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے تو ہمیں پہلے سے بتا دیا تھا کہ میں یہ گورنمنٹ گرانے لگا ہوں. اس نے تو یہ کہا ہے کہ اگر کرونا نہ آتا تو یہ تو 1 سال کے اندر گورنمنٹ گر گئی تھی ہماری, اور پنجاب تو وہ پہلے گرانا چاہتے تھے. اس کے بعد کہتے تھے تم سینٹر بھی لے لو. یہ نہیں کہ اس نے ڈیفنس منسٹر نے یہ جو بات کی ہے, ہمیں تو یہ پتہ ہی تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, سازش ہوئی ہے. میں تو کہتا جا رہا تھا, اور سازش ڈیلے ہو گئی. 2 سال اگر کرونا کے نہ آتے تو اس کے وہ بھی کہتا ہے کہ گورنمنٹ پہلے چلی جانی تھی. تو ہمیں تو یہ پتہ تھا کہ سازش ہوئی ہے. لیکن یہ بھی ایک اور سوال اب اٹھتا ہے کہ کیسے کوئی آدمی جو گریڈ 22 کا ایک آفیسر ہے, کیسے وہ کس فورم پہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی حکومت رہنی چاہیے, کون سی جانی چاہیے. کیا بند کمرے میں اتنا بڑا فیصلہ ہونا چاہیے جس کی اتنی بڑی قیمت قوم ادا کر رہی ہے. آج جدھر ہم پہنچ گئے ہیں, آج پاکستان کے حالات ہیں, اندر سے لوگ باہر جا رہے ہیں اور باہر سے لوگ پاکستان کو اب کس طرح دیکھ رہے ہیں. تو جب اس طرح کے حالات ہوں, کیا ملک کو صرف یہی کام کرنا چاہیے کہ کسی نہ کسی طرح جو عوام کی آواز بند کی جائے. پہلے الیکشن اناؤنس ہوئے 14 مئی کو, پنجاب کے الیکشنز کانسٹیٹیوشن کے مطابق. سپریم کورٹ آرڈر کرتا ہے, گورنمنٹ مانتی نہیں ہے. اسی وقت مجھے ویسے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ کو اس وقت اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے تھی. ہمیں افسوس ہے کہ انہوں نے اس حکومت کو آئین کو توڑنے کی اجازت دے دی. جب آپ نے ان کو کوئی ایکشن ہی نہیں لیا تو اس کا مطلب گورنمنٹ اور تو چوڑی ہو گئی. اب تو کھل کے کہہ رہی ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ بھی کرتا ہے ملٹری کورٹس پہ ہم مانیں گے نہیں, کیونکہ اب تو ان کے لیے تو پاکستان اب جو طاقتور بیٹھا ہوا ہے وہ فیصلہ کرے گا
आइन का कौन सी शिक माननी है, कौन सी नहीं माननी। तो मैं सिर्फ इसका ये आगे बढ़ने से पहले, ये जो जनरल बाजवा की बातें आप सामने आ रही हैं, कई ऐसी बातें हैं जो मैं इसलिए नहीं करता, मैं अपने इदारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो ये जिस तरह उन्होंने एक साजिश करके गवर्नमेंट गिराई और कैसे वो मिले हुए थे दूसरों के साथ, ये जो पीडीएम के लोगों के साथ, कैसे उनके राब्ते थे, और कैसे उन्होंने जो सबसे बड़ा जुल्म किया कि इत्तेसाब का अमल ख़त्म किया। इत्तेसाब, याद रखें कि जो करप्शन केसेस थे, मैं बार बार कहता हूँ 95% हमारे पहले के करप्शन केसेस आ रहे थे, हमें विरासत में मिले थे, हमने नहीं बनाए थे। मेरे ऊपर तो आज 200 केसेस तकरीबन हो चुके हैं चंद महीने के अंदर। इनके ऊपर 2-2, 3-3 केसेस थे और वो सारे पुराने बने हुए थे, 95% पुराने केसेस थे। हमें तो वो जो इत्तेसाब का अमल था वो भी जनरल बाजवा ने इसलिए नहीं चलने दिया क्योंकि उनकी पहले से इनसे डील चल रही थी, बातचीत चल रही थी। लेकिन मुल्क को आज कितना नुकसान हुआ, वो कौन सा फोरम है जिसके अंदर ये जायज़ा लिया जाएगा कि एक किस तरह के फैसले ने इसको अवाम को कितना नुकसान पहुंचाया। मैं दूसरी बात जो करना चाहता हूं वो ये कि देखिए, मुझे जो सबसे मुझे खुशी थी वो ये कि तहरीक इंसाफ पहली जमात थी जिसने ख्वातीन को पॉलिटिक्स में लेके आए, यानी उन्होंने शिरकत की पाकिस्तान की सियासत के अंदर। मुझे फ़ख्र इसलिए है कि ये जो पाकिस्तान मूवमेंट थी उसमें मेरी वालदा बताती हैं कि औरतें कितनी शिरकत करती थी उस पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर। तो ये पहली दफ़ा इस तरह औरतों ने इतनी तादाद में शिरकत की। हम जो बाई इलेक्शंस जीते, याद रखें कि जो हम बाई इलेक्शंस जीते हैं 37 में से 30 बाई इलेक्शन हम जीते हैं, उसमें औरतों का बहुत बड़ा टर्नआउट था। यहाँ इलेक्शन कमीशन को मुसीबत पड़ी होती है कि अगर इतनी औरतें ना पोलिंग स्टेशन पर निकली तो हम इलेक्शन कैंसिल कर देंगे। यहाँ रिकॉर्ड टर्नआउट हुआ औरतों का जिससे हमने बाई इलेक्शन जीते। लेकिन जो इस हुकूमत ने किया है औरतों के साथ, जो किया है, पहले तो ये छोड़े ना कि हमारा दीन क्या कहता है कि कैसे क्या रवैया हमारा होना चाहिए इस्लाम में औरतों के साथ। उसके बाद हमारा जो कल्चर है, मैं बार बार लोगों को बताता हूँ कि मैं जब पहली दफ़ा बाहर गया पाकिस्तान से तो मैं हैरान हो गया, इस तरह की औरतों की इज्जत बाहर नहीं है, मगरबी माशरे में नहीं है जो कि हमारे माशरों में है। और जिस तरह औरतों को सड़कों पे घसीटा, जिस तरह उनको जेलों में डाला, जिस तरह औरतों को जेलों में रखा हुआ है, और मैं यानी हैरान हूं कि क्या डॉक्टर यास्मीन किसी ये बिल्डिंग जलाने में थी मुलव्वस? क्या आलिया हमजा थी? क्या तैयबा थी? क्या सनम थी? क्या खतीजा? इन्होंने कोई बिल्डिंग जलाई है? इनको इतनी बड़ी सजा कि 80 दिन से ये जेलों में हैं। और भी औरतें हैं, कोई जियो फेंसिंग में कोई औरत मिल गई उसको पकड़ी जेलों में डाल दिया, और उनके बच्चे हैं और उसके बावजूद उनको जेलों में रखा हुआ। ये कौन से माशरे में होता है? और ये पुरअमन एहतजाज था। पुरअमन एहतजाज आइन हमें हक देता है। ये पाकिस्तान का कानून नहीं तोड़ा था किसी ने। जो लोगों ने जाके कोर कमांडर हाउस जलाया था उसके ऊपर पूरी तफ्तीश होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उनको भी तफ्तीश करें। वहाँ कुछ सीसीटीवी कैमरा लगे थे, सेफ सिटी के कैमरास थे, पता तो चले कि क्या हुआ है। हमें पता है कि अस्की टावर्स किसने जलाए हैं, हमारे पास एविडेंस है। रेडियो पाकिस्तान की एविडेंस मिल रही है कि पेशावर किसने जलाया है। तो एक वन साइडेड व्यू दे के तो सारों को ऊपर एक्शन ले लिया, जिसमें औरतें जेलों में डाल दिए। और औरतों का, उनके जो बाहर औरतें उनसे क्या हो रही हैं, वो छुपी हुई हैं। हमारी जो तंजीम की औरतें थी उनके घरों के ऊपर अटैक्स, कईयों के खामद को पकड़ के ले गए, कईयों की बिजनेसेस बंद कर दी, जो खामदों की हस्बैंड्स की बिजनेस बंद कर दी। यानी वो इतनी मुश्किलों में उनको डाल दिया। और कई तो छोड़ के चले गए पॉलिटिक्स। उन्होंने कहा जी हम नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है, ये मुझे बताएं। जिन औरतों के बच्चे हों,
जिन औरतों के खामद हों, भाई हों, बाप हों, वो जब देखेंगे कि ये हो रहा है औरतों के साथ, कौन इजाज़त देगा अपनी औरतों को पॉलिटिक्स में आने के लिए? और इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि 50% आपकी आबादी आप उनको पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दें, जबकि वो शिरकत करना शुरू कर दी थी। एक सियासी शऊर पैदा हो गया था जिसमें औरतें क्या, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, लेकिन जो औरतों की शिरकत थी, मुझे ऐसे लगता है कि ये प्लान के तहत, ये प्लान करके औरतों को सियासत से बाहर किया जा रहा है। जिस तरह इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वोटिंग कैंसिल करवाई, हमने जो इनको वोटिंग राइट्स दिलवाए थे, हमने इनके पूरी सिस्टम के कैसे इन्होंने शिरकत करनी है पाकिस्तान की इलेक्शन डे के ऊपर, पाकिस्तान के इलेक्शंस में वोट डाल के, वो इन्होंने ख़त्म करवाया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, जिनके पैसे पे मुल्क चलता है। वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर वो अपनी रेमिटेंसेस रोक दें, आधा भी पैसा कम कर, पाकिस्तान बैंकरप्ट बिल्कुल ही बैठ जाएगा। उनकी उन्होंने बंद करवा दी, क्योंकि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादातर तहरीक इंसाफ के थे, उनकी वोटिंग राइट्स ख़त्म करवा दी। और अब आके औरतें, जो इन्होंने नज़र आया इनको कि औरतें निकल रही हैं इलेक्शन में, वोट्स डाल रही हैं, जो बाई इलेक्शंस तहरीक इंसाफ जीती उसमें औरतों का बहुत बड़ा हाथ था, इन्होंने अब उन औरतों के ऊपर ये जान के सख्ती और जुल्म कर रहे हैं ताकि वो भी पॉलिटिक्स से बाहर हो जाएं। और मैं फिर से कहता हूँ, इससे बड़ा माशरे पे क्या जुल्म कर सकते हैं आप, कि सिर्फ और सिर्फ ये चोरों का टोला ऊपर मुलव्वस करने के लिए ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये जुल्म किया जा रहा है इस मुल्क के साथ। और मैं, क्योंकि अशूरा भी ख़त्म हुआ है, मैं सिर्फ अपनी कौम से एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, हमने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से क्या सीखा है? हमने सबसे पहले ये चीज़ सीखी कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका अल्लाह जिसको ईमान दे देता है, और जिसको इल्लामा इकबाल कहते हैं इश्क। और मैंने एक इल्लामा इकबाल का फ़ारसी में मैंने ट्वीट भी किया है, और मैंने उसको अपनी इंस्टाग्राम और सारे फोरम्स पे कहा कि वो फ़ारसी का है, लेकिन उसमें अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी पूरा उसका तर्जुमा है। तो इल्लामा इकबाल उनकी शहादत को कैसे देखते हैं, इतनी खूबसूरती से उन्होंने बताया हुआ है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आज़ादी, और आज़ादी खौफ से भी, आज़ादी अपनी मैं से भी, और वो आती है इश्क अल्लाह से इश्क करने से। और वो है जब ला इलाहा इल्लल्लाह, जब आप अपने ज़हन में दावा कर देते हैं, फिर आप किसी के सामने नहीं झुकते। तो जब पता था कि वो पूरी की पूरी फौज सामने खड़ी है, पीछे नहीं हटे, झुके नहीं। और जो उनकी शहादत थी, जिस तरह इल्लामा इकबाल कहते हैं कि सदियों तक मुसलमान जब खड़ा होता था जुल्म के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह और इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हुसैन की जो शहादत थी वो हमेशा याद रखता था। वो जो पता होते हुए एक इंसान को कि हम जीत नहीं सकते, यानी कोई मेरी मौत है, मैं ये जो खड़ा हूँ स्टैंड के ऊपर, तो मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा, उसके बावजूद वो इश्क कितना होता है ऊपर वाले के साथ कि वो कहता है कि मैं ये कोई ना समझे कि मैं खौफ के बुत की वजह से किसी के सामने झुक गया हूँ। और ये होता है कि जो उन्होंने बीज बो दिए कि हमेशा मुसलमान दुनिया में जुल्म के सामने जब लोग खड़े होते हैं तो उनको याद आता है वो उस कुर्बानी का। और ये भी याद है रखें कि यजीद ने कैसे ये जुल्म होने दिया था, वो क्यों कामयाब हुआ, क्योंकि कूफा के लोग इतने खौफज़दा थे। उसने अपना गवर्नर, जालिम गवर्नर को रखा था, उसके जुल्म की वजह से वो इतने सहमे हुए थे, वो इतने डर गए थे यजीद के जुल्म से कि वो निकले नहीं। उन्होंने इतना बड़ा सानिया इस्लाम की तारीख़ में होने दिया और वो सारी ज़िंदगी पछताते रहे। तो आज मेरे पाकिस्तानियों ये याद रखें, ये जो जुल्म किया जा रहा है, आपके ऊपर खौफ डाला जा रहा है कि ये जी वो जेल में पकड़ लेंगे, वो घर तोड़ देंगे, वो ये कर देंगे, वो मार देंगे, वो वीगो डाला आ जाएगा।
آپ اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں. یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں, ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکتے, ہم اپنی آزادی لے لیں گے. ہم یہ چھوٹا سا طبقہ جو ٹولہ اوپر بیٹھ کے سارے ملک کے وسائل کے اوپر بھی قابو کر کے بیٹھا ہے, چوری یہ کرتا ہے, ملک پیسہ باہر بھیج دیتا ہے, احتساب جو عام لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریوں میں لوگوں کو جیلوں میں بھرا ہوا ہے, اور جنہوں نے نہیں بھی چوری کی طاقتور کے سامنے وہ آتا ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. لیکن ان کے لیے NRO مل جاتا ہے ان کو. اگر ان کے ظلم کے خوف کی وجہ سے ہم ڈر جائیں گے تو ہمارے سامنے بدترین قسم کی غلامی ہے. اور اگر یہ اس موقع پہ, تاریخ کے اس موقع پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے, ہم اپنے آپ کو آزاد کر دیں گے. اور آزادی آئے گی انصاف سے. جب ہمارے حقوق کی ہمارے عدالتیں حفاظت کریں گی, جب کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کے گھر میں گھس کے توڑنے کا, کسی کی جرت نہیں ہوگی جھوٹا کیس کرنے کے لیے. میرے اوپر 180 سے اوپر کیسز ہیں. میں پچھلے 2 مہینے میں تقریباً 350 مختلف کیسز کے اندر عدالتوں میں جا چکا ہوں. ایک دن میں 19 کیسز کا میں نے سامنا کیا, اور میں یہ کرتا جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میں نہ کر سکوں, یہ مجھے جیل میں, کیونکہ پوری کوشش کریں جیل میں ڈالنے کی, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں, میں کھڑا ہوں. میں کسی صورت یہ ان کے حربوں کی وجہ سے, ان کے ظلم کی وجہ سے میں کسی صورت ان کے سامنے جھکوں گا نہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی, ساری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے, اور انشاءاللہ ہم آزاد ہو جائیں گے. پاکستان زندہ باد.